हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है ये आपके एलिवेटर यूनिट का ही नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ एलिवेटर मोटर। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत कुछ आप इस टॉपिक के बारे में जानते भी होंगे। तो आज हम उसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ये इस तरह का मिलता जुलता जो टॉपिक है मैंने इस यूनिट में आपको बताया भी है, बट बेसिकली ये मोटर के नाम से टाइप ऑफ एलिवेटर मोटर के नाम से एक अलग टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। बहुत कुछ इसमें आप जानते हैं पहले से, बस मैं आपको एक बार एक रिव्यू दे दूंगा कि अगर क्वेश्चन आए तो उसको कैसे कैसे आंसर लिखना है। तो पहले तो है कि टाइप ऑफ एलिवेटर मोटर। ठीक है, इसमें बात हो रही है कि मोटर कितने तरह का हो सकता है। जब आप एलिवेटर यूज़ करते हो तो कितने तरह का मोटर आप क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि मोटर जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरीके से, एक तो गियर सिस्टम के बेस पे, एक इलेक्ट्रिकल इनपुट के बेस पे। ठीक है, तो जो गियर सिस्टम के बेस पे जो आपका है इलेक्ट्रिकल मोटर, तो उसमें एक होता है गियर मोटर्स, जिसमें कि ये जो गियर मोटर्स होते हैं ये होते हैं आपके विथ गियर्स। ठीक है, और गियरलेस मोटर जो है एक आपको वर्ड से ही क्लियर है, ये होते हैं आपको विदाउट गियर। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने पहले दूसरे लेक्चर में आपको बताया था कि एक वार्म गियर होता है ना। मैंने आपको बताया था कि एक वार्म गियर होता है ना, जो शाफ्ट के आगे लगा होता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो, और वो जो है पुली के साथ लगा होता है ना। मतलब जो शाफ्ट है आपका, शाफ्ट के आगे वार्म गियर है और वार्म गियर के आगे जो है आपका पुली सिस्टम है, और पुली से जो है आपका कनेक्टेड हो गया आपका एलिवेटर प्लस काउंटर वेट। ठीक है जी, तो ये जो आपका गियर मोटर होता है ना, ये इसका ये होता है टोटल, ये वाला। ठीक है, और विदाउट गियर में तो गियर होगा नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पहले लेक्चर में। तो विदाउट गियर में आप मोटर में गियर होगा ही नहीं, तो वो एक्चुअली हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, और गियर मोटर जो है हम लो स्पीड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। उसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिकल इनपुट, इसमें अगर इसको और अच्छे तरीके से मैं बताऊं तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इनपुट है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल इनपुट किस तरह का आप दे रहे हो। तो अगर डीसी मोटर है तो इसमें आपका जो इनपुट है वो डीसी जाएगा। यूनिवर्सल मोटर शायद आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल मोटर डीसी एंड एसी ये दोनों में काम करता है। ठीक है, और एसी मोटर में हमारा जो इनपुट है वो जाएगा हमारा एसी, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या उपलब्ध है, क्या अवेलेबल है आपके पास, तो उस तरीके से अगर हम देखें तो हम मोटर को हम डीसी मोटर, यूनिवर्सल मोटर और एसी मोटर, ये तीन तरीके के एलिवेटर मोटर हो सकते हैं। और गियर सिस्टम की अगर हम बात करें तो गियर मोटर भी हो सकते हैं और गियरलेस मोटर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बताता हूँ मैं आपको गियर ट्रैक्शन मोटर। ठीक है, देखिए ये एक्चुअली मैंने स्लाइड जो बनाया है ये इसलिए बनाया है स्लाइड, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आए, है ना, तो आप इन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस कर दें अपने आंसर शीट में। ठीक है, आपके पास जो है एक रेडीमेड पॉइंट बना रहेगा ना, तो आसानी होती है आंसर लिखने में, चीज़ें आपको पता है ना। तो गियर मोटर क्या होता है, गियर मोटर जो होता है आपका एक इलेक्ट्रिकल मोटर और एक रिडक्शन गियर होता है। तो रिडक्शन गियर अगर आपको याद होगा तो हमने जो आपका लेक्चर नंबर 1 या 2 है उसमें हमने वार्म गियर की बात करी थी, रिडक्शन गियर वही होता है। ठीक है, अब रिडक्शन गियर का काम क्या होता है आपको मैंने बताया था। रिडक्शन गियर जो होता है वो स्पीड को रिड्यूस करने में यूज़ होता है ना, क्योंकि मोटर का शाफ्ट तो बहुत तेज़ी से घूमेगा,
है ना, मोटर का शाफ्ट तो बहुत तेज़ी से घूमेगा, तो उस स्पीड को कम करने के लिए हम रिडक्शन गियर यूज़ करते हैं या वॉर्म गियर इसको बोलते हैं, ठीक है। और अब देखिए स्पीड और टॉर्क का जो है वो संबंध जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर स्पीड घटेगी तो टॉर्क बढ़ेगा, और अगर टॉर्क घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी, है ना। मतलब स्पीड आप बढ़ाओगे तो टॉर्क घटना है, और अगर टॉर्क अगर स्पीड कम हुए टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ऐसे मैं बताता हूँ। मशीन चल रही है, ठीक है, मशीन का शाफ्ट घूमता जा रहा है। अगर मशीन पे लोड बढ़ाओगे तो हम नहीं कहते यार मशीन पे लोड पड़ रहा है, तो लोड किस चीज़ का पड़ रहा है, क्यों लोड जब मशीन के ऊपर जब आप ज़्यादा लोड अप्लाई कर रहे हो, यानी कि ज़्यादा उससे पावर मैकेनिकल पावर ले रहे हो, तो स्पीड उसकी घट रही है, तो टॉर्क बढ़ रहा है। तो टॉर्क बढ़ने तो टॉर्क पर जो बढ़ता है वो किस लिए बढ़ता है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। इसीलिए क्या होता है, रिडक्शन गियर जो होता है वो डिज़ाइन टू रिड्यूस आउटपुट स्पीड वाइल इंक्रीजिंग द टॉर्क, है ना। इसमें आपका क्या होता है, ये स्पीड को तो घटा देता है और जो टॉर्क है आपका इसको बढ़ाता है। तो एलिवेटर वगैरह में ना टॉर्क बहुत मैटर करता है इस गियर ट्रैक्शन मोटर में। अगर आपका टॉर्क ज़्यादा होगा तभी आपका एलिवेटर ऊपर उठेगा, ठीक है। रिडक्शन गियर जो है हम पढ़ चुके हैं, कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल गियर ड्राइविंग ए लार्जर गियर। स्मॉल गियर होता है और ड्राइविंग द लार्जर गियर होता है। मतलब कि उसमें अगर आप लेक्चर नंबर 2 या 3 में देखिए, एक वीडियो मैंने आपको एनिमेशन दिखाया था, उसमें आपका जो वॉर्म गियर है ना, और जो शाफ्ट है ना, उन दोनों के बीच में रेशियो होता है। जैसे 30:1 ले लीजिए या 40:1 ले लीजिए। तो ये इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ 30 बार घूमेगा तो उसके 30 बार घूमने के बाद दूसरा वाला एक बार घूमेगा, है ना। बेसिकली ये सब चीज़ ना है मैकेनिकल चीज़ें, लेकिन ये तो जनरल लाइफ की चीज़ें हैं, ठीक है। आप इसको जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने गियर वाला साइकिल चलाया होगा ना। गियर वाला साइकिल जो है आप लोग चलाया भी होगा या देखा भी होगा। उसमें क्या होता है, आप गियर चेंज करते हो, गियर आपने चेंज किया, पेडल तो आप बहुत तेज़ मारते हो, लेकिन साइकिल अपने स्पीड से चलती है, ठीक है। ये फ़र्क है बिना गियर और गियर वाले साइकिल में, ठीक है। तो वही आप समझ लीजिए कि गियर ट्रैक्शन मोटर और गियरलेस ट्रैक्शन मोटर में भी वही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब जैसे बता रहा हूँ मैं, अब जैसे मान लीजिए गियर वाला साइकिल का एग्जांपल ले लीजिए। उसमें क्या होता है, अब आप ये समझिए कि आप जो पैर से पेडल मार रहे हो, उसमें ये समझ लो कि आपका जो पैर है मोटर का शाफ्ट घुमा रहा है, ठीक है। तो मोटर का शाफ्ट तो बहुत तेज़ी से घूम रहा है, मतलब आप पेडल बहुत तेज़ी से मार रहे हो। अगर आप ये कंसिडर करो कि आपका पैर जो जितने तेज़ी से घूम रहा है उतने तेज़ी से मोटर का शाफ्ट घूम रहा है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जो साइकिल का वो है एक्सेल उसको, लेकिन साइकिल जिस स्पीड से चल रही है वो तो कम है ना, वो है गियर सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं वॉर्म गियर का फंडामेंटल आता है। तो मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, लेकिन उस चीज़ को समझना जरूरी है हमें। तो एक्चुअली क्या होता है कि गियर रिडक्शन वहाँ भी होता है, तो उसका तरीका अलग होता है। अब इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी घट जाती है और डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्टिंग पावर टूल्स का भी पैसा घट, इसलिए क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है कि जब आपका गियर रेशियो बना हुआ रहेगा तो एलिवेटर जो है आराम से आपका स्लो स्पीड में ऊपर नीचे जाएगा, तो ज़्यादा आपको डिज़ाइन और कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं होगी ना, नहीं तो आपको एलिवेटर को भी अलग डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। गियर मोटर अलाउ द यूज़ ऑफ इकोनॉमिकल लो हॉर्स पावर मोटर टू प्रोवाइड ग्रेट मोटिव फोर्स एट लो स्पीड। बहुत ही आसान है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका मोटर लो हॉर्स पावर का है ना, तो अगर तो आप गियर सिस्टम यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जो आपका लो हॉर्स पावर मोटर है उसको आप गियर मोटर में कन्वर्ट कर दीजिए और लो स्पीड ऑपरेशन के लिए यूज़ कर लीजिए। ये फ़ायदा है आपका गियर ट्रैक्शन मोटर का, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द गियर सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला गियर ट्रैक्शन मोटर। अब दूसरा होगा आपका कौन सा, और ये है आपका, देखिए ये मैंने पिक्चर जो है वो आपके लिए निकाल के रखा है ताकि आप लोग को देख के समझ में आ जाए। बेसिकली देखिए ये एग्ज़ाम में बनाना नहीं है आपको, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि ये आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा, नहीं आएगा एग्ज़ाम में।
कुछ कुछ चीज़ें देखिए मैं आपको ऐसा भी दिखाऊंगा जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन आपके समझने के लिए ज़रूरी है। तो मेरा मेन मोटिव यह होता है कि आप एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ें ही पढ़ें, ताकि और आप समझे भी उस चीज़ को अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ये होता है आपका, है ना, इंटरनल व्यू ऑफ द गियर मोटर। ये आपका बाहर से देखने में ऐसा रहा, देखिए ये जो है ना यहाँ पे, ये तो आपका मोटर हो गया, है ना। यहाँ पे आपका देखिए वो गियर सिस्टम वगैरह लगा के रखा है इन्होंने इस तरीके से। तो ऐसा होता है आपका मेनली, ठीक है। ये इसका इंटरनल, अब देख इंटरनल व्यू होता है। अब आप देख रहे हो ये घूमेगा क्लॉक, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ लगा हुआ है, ये आपका इंटरमीडिएट गियर शाफ्ट है, ये आपका आउटपुट गियर शाफ्ट है। मतलब यहाँ से आपका पुली लगा हुआ होगा, अगर आप ये समझ लीजिए, यहाँ से आपका एक पुली का शाफ्ट लगा हुआ होगा ऐसे करके, है ना, यहाँ पे ऐसे करके पुली का शाफ्ट लगा हुआ होगा यहाँ पे, और ये है आपका एलिवेटर का पुली, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपका वेट नीचे गिरता रहेगा, ये आपका हो जाएगा काउंटर वेट, ये हो जाएगा एलिवेटर, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका गियर रेशियो डिसाइड होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 1200 आरपीएम आपको यहाँ, मतलब 1200 आरपीएम में मोटर का शाफ्ट घूम रहा है, 300 आरपीएम पे आपका ये घूम रहा है, और ये 75 आरपीएम पे घूम रहा है, 75 आरपीएम पे, हो गया ना स्पीड कम। तो आप जितना गियर सिस्टम में जितना आप ये चीज़ बढ़ाओगे गियर रेशियो, उस हिसाब से घटता चला जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दे रहे हो, ये जो है 1200 से 300 हुआ है ना, कितना कितना घटा, 1/4, और ये कितना घटा, 1/4, है ना। यही वही मैं कह रहा था आपको, 4:1, मतलब अगर ये 1200 बार घूम रहा है तो ये 300 बार घूमेगा, तो कितना हो गया, ये एक घूम रहा है 1200 बार और दूसरा घूम रहा है 300 बार, तो इसको कितना हो गया, 4/1, तो गियर रेशियो कितना हो गया, 4:1, ठीक है। बहुत ईजी है। इसका देखिए, यहाँ से इसका देखिए, है ना, ये 300 बार घूम रहा है इसके बाएं साइड वाला, और दाहिने वाला घूम रहा है 75 बार वाला, है ना। तो 75 चौक 300, यानी 75 4 300, 4/1। तो गियर रेशियो आपका वही का वही रहा, लेकिन स्पीड घट गई। मतलब अगर आप ज़्यादा गियरिंग सिस्टम में बढ़ाएंगे तो आपका स्पीड और कम होता चला जाएगा। तो बेटा ये डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पर, मतलब कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है ना। मैंने आपको शायद लेक्चर 1 या 2 में बताया था कि ऐसा नहीं है कि हम स्पीड कितना भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है उसके अनुसार हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक के लिए था। अब मैं आगे बताता हूँ आपको गियरलेस ट्रैक्शन मोटर क्या होता है। गियरलेस ट्रैक्शन मोटर देखिए एक वर्ड से ही क्लियर है, इसमें नो गियर पहले, ठीक है, इसमें गियर नहीं होता है। ये गियर ट्रैक्शन मोटर जो है वो गियर मोटर के ही तरह काम करता है, लेकिन इसमें जो शीव होता है, शीव मतलब इसको समझ लीजिए पुली। अगर आप लोग को ये वर्ड नहीं याद रहेगा तो इसको ऐसे लीजिएगा, पुली ऑफ एलिवेटर, बस ये याद रखिए, ठीक है। ये डायरेक्टली मोटर से अटैच रहता है आपका, ठीक है। और जो हॉइस्ट रोप रहता है आपका, वो ये हॉइस्ट रोप क्या हो गया आपका, देखिए ये आपका पुली हो गया, और हॉइस्ट रोप आपका जो इसके ऊपर है ना, मैं बना देता हूँ आपको। आप लोग को कभी कभी लगता होगा ये हॉइस्ट रोप क्या है, हॉइस्ट रोप क्या है, कुछ नहीं, ये रस्सी है। अब इसके ऊपर से ऐसे, ठीक है, ऐसे होता हुआ ये, ठीक है, ये ऐसे, ये है आपका हॉइस्ट रोप, है ना। तो ये है आपका हॉइस्ट रोप, ठीक है। और सेंटर आपका यहाँ लगा हुआ है पुली, ये है सेंटर ऑफ पुली, ठीक है। यहाँ पे आप जो है काउंटर वेट लगा दो, यहाँ पे एलिवेटर लगा दो, ठीक है। अब आएगा समझ में। तो यही कह रहा है कि आपका जो ये है हॉइस्ट रोप जो है वो टॉप ऑफ द एलिवेटर एंड रैप्ड अराउंड द डाइव शीव, ये है आपका डाइव शीव, ठीक है, ये है आपका ड्राइव शीव, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे
एक साइड से जो आपका एलिवेटर से लगा रहता है और दूसरा साइड से काउंटर वेट से लगा रहता है। अब यही है आपका गियरलेस ट्रैक्शन मोटर का सिस्टम, ठीक है। और ये जो पूरा है, अब इसमें इन दोनों की वजन से ना जैसे अगर आपको याद होगा कि गांव वगैरह में जो पानी खींचते हो तो एक जगह पहिया होता है, लोहे पे लगा हुआ होता है, तो जब उस पर आप वजन डालते हो, जब उस पर फोर्स लगा दो तभी रस्सी उस पर चिपक के रहती है। वो जो ग्रूव होता है ना, वो ऐसे करके जो खांचा बना हुआ होता है ऐसे करके, इसको मैं 3D में नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसे करके और ऐसे करके, है ना, इसके ऊपर जो रस्सी होके जाती है ऐसे करके, तो ये जब तक वजन होगा तभी इसके ऊपर वो रस्सी जो है वो चिपक के रहती है। वही इसमें कह रहा है ना, कि कंबाइंड वेट ऑफ एलिवेटर कार एंड काउंटर वेट प्रेसेस मतलब क्या होता है, दबाता है ना, द रोप्स इनटू द डाइव शीव ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रैक्शन टू शिफ्टर। ठीक है, तो लिख लोगे इतना, बहुत आसान है आपका। उससे देखिए गियरलेस ट्रैक्शन मोटर, ये भी आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये फिगर ध्यान दीजिए, ये आपके नॉलेज के लिए है, देखने के लिए, क्योंकि यार केवल पढ़ने से नहीं होता ना, हम देखना भी है। अब आप देखोगे तो आपके दिमाग में आंसर छप जाएगा कि अच्छा ऐसे होता है। देखिए ड्राइव मोटर है, ड्राइव शीव है, देयर इज ए व्हील अटैच टू द मोटर, दिस एलिवेटर, देखिए अब देख रहे हैं 500 फीट पर मिनट, स्पीड कितनी ज़्यादा है इसकी, है ना। अब देखिए ये आपका ड्राइव शीव है, ये मोटर है, और इसमें जो व्हील है इसका डायरेक्टली मोटर से आपका अटैच होता है। देखिए ये डबल शीव रैप आपका है, मतलब रस्सी होती है उसकी, और ये शीव है, तो मोटर से डायरेक्टली आपका शीव कनेक्टेड है, और यहाँ से आपका एलिवेटर कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ से, और फिर वो उसको रोटेट करेगा। ठीक है, अब आगे है आपका जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इनपुट। बहुत कुछ आपको पता भी है, तो ये क्लासिफिकेशन है। पहला है आपका डीसी मोटर, यूनिवर्सल मोटर और एसी मोटर। बहुत सिंपल है, डीसी मोटर जो डीसी पे काम करे, ठीक है, डीसी मोटर जो डीसी पे काम करे, और उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है। क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग हम क्यों डीसी सीरीज मोटर को हम क्यों यूज़ कर हम क्यों यूज़ करेंगे स्पीड वेरिएशन के लिए? इसका आंसर क्या हो सकता है? आपने डीसी सीरीज मोटर पढ़ा होगा, तो स्पीड वेरिएशन जो है डीसी मोटर में, खास करके डीसी सीरीज मोटर में, शंट में आप स्पीड वेरी नहीं कर सकते, सीरीज में आप स्पीड वेरी कर सकते हैं करंट को कम ज़्यादा करके। ठीक है, तो जब भी आपको बोला जाए कि आपको स्पीड कंट्रोल करना है डीसी यूज़ करके, तो डीसी सीरीज मोटर आप यूज़ कर सकते हैं। वही लिखा है यहाँ पे, है ना, कि विथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये ओल्डेस्ट है, पहले यूज़ करते थे, अभी भी कहीं कहीं छोटे मोटे एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और दिस प्रोवाइड ए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक यूजफुल फॉर प्रोपल्शन, हाई टॉर्क एट लो स्पीड, है ना, और डिक्लाइनिंग टॉर्क एज स्पीड इंक्रीजेस। जो वही मैं बात कर रहा था कि अगर आपका स्पीड बढ़ेगा तो टॉर्क कम होगा। ठीक है, और अगर आपका स्पीड बढ़ेगा तो आपका टॉर्क क्या होगा, कम होगा। ये दो चीज़ है। तो डीसी सीरीज मोटर में आसान होता है इस चीज़ को करना, लेकिन एक इसमें ये होता है कि अब जैसे हमारा सप्लाई तो एसी आ रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारा एसी है, इसको डीसी में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो यहाँ लगाओगे आप रेक्टिफायर, है ना, तब जाके ये डीसी में कन्वर्ट होएगा। तो ये इसका जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है हमारा, तो इसलिए अब इसको थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं। तो अगर लेकिन कहीं कहीं अगर आपको छोटे एप्लीकेशन के लिए अगर यूज़ करना है तो आप डीसी यूज़ कर सकते हैं, है ना। यूनिवर्सल मोटर जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये एसी में भी काम करता है, डीसी में भी काम करता है। तो आपको कोई कंस्टेंट है ही नहीं, अगर आपका एसी चला गया है, मान लीजिए आपके जो मान लीजिए कि आपका जो मशीन रूम है, इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ। मान लीजिए आपका मशीन रूम है ना, मशीन रूम में आपके पास एसी सप्लाई आ रही है, आप उससे बैटरी चार्ज कर रहे हो। ठीक है, आप उससे बैटरी चार्ज कर रहे हो, तो बैटरी का आउटपुट क्या है?
बैटरी का आउटपुट तो डीसी है ना। तो मान लीजिए कि आपका एलिवेटर जो है, फॉर एग्जांपल आप मॉल वगैरह में मान लो, सोच लो कि आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, सोच लो इंजीनियर हो, और अचानक बिजली चली जाती है, एसी इनपुट आ रहा है, बिजली चली गई, और जो लोग जहाँ के हैं वहीं रुक जा रहे हैं। तो एज ए इंजीनियर आपको कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि काम भी होता रहे और चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहीं। तो अब आप क्या करोगे, यूनिवर्सल मोटर यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही एसी चली गई आपकी, वो डीसी तुरंत एक्टिव हो जाएगा और ये मोटर को घुमा देगा, वहीं से ऑपरेट करना शुरू कर देगा। तो ये फ़ायदा होता है यूनिवर्सल मोटर का कि आप इसको एसी में भी काम कराओ और डीसी में भी काम कराओ, जैसा है। तो जब तक आपके पास सप्लाई नहीं आ रही है, तब तक जो बैटरी आपने चार्ज करके रखा है उससे आप अपना एलिवेटर चलाओ। ये फ़ायदा होता है यूनिवर्सल मोटर का, है ना। इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है और हाई स्पीड पे भी जा सकती है, ये लाइट वेट है और कम्पैक्ट है। तो आजकल यूनिवर्सल मोटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मैक्सिमम जगह पे यूनिवर्सल मोटर ही यूज़ करते हैं। और तीसरा है एसी मोटर। आपको पता है सिंक्रोनस भी हो सकता है, इंडक्शन भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली एसी दे सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसका ट्रेंड कम है। मतलब कि सिंक्रोनस या इंडक्शन मोटर जो है हम उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते, है ना। लेकिन क्या है कि अगर आपको हाई स्पीड ऑपरेशन चाहिए और हाई पावर लिफ्टिंग का चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे आप इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस पे जा सकते हो, लेकिन नॉर्मल आपका यूनिवर्सल मोटर वगैरह में ही काम चल जाता है। तो एक्चुअली क्लासिफिकेशन था, इसलिए मैंने तीनों क्लासिफिकेशंस आपको दे दिए, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एलिवेटर मोटर कितने तरह का होता है और उसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, सो उसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ पूछिए। और जो मैंने स्लाइड आपको यहाँ पे दिखाया है, मैं आपको वो पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप इस चीज़ को समझिए और लाइन बाय लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ इन सब चीज़ों में कि आप पढ़ के इसको एक दिमाग में आंसर बनाइए, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये समझा भी देता हूँ पढ़ के कि इस लाइन का क्या मतलब है, और मैं अपना भी इनपुट देता हूँ। तो उन दोनों को जोड़ के आप अपना लिखिए, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस चीज़ को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच।